सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट लेक्चर नंबर 3। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन एनायंस। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके थे? कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एनायंस। कार्बन एनायंस क्या होता है, उसको हम कैसे डील करते हैं, उसको हम समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे कोई वाई एटम जुड़ा हुआ है, कोई वाई एटम जुड़ा हुआ है और ऐसे कुछ। ठीक, जो ये वाई एटम है वो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आया समझ में? इसका मतलब जो ये वाई होगा वो क्या हो सकता है? कोई मेटल्स होगा, क्योंकि मेटल्स का ही कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो क्या करेगा ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पे शिफ्ट होने लगेगा। जब ये कार्बन पे शिफ्ट होने लगेगा तो यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस क्यों? क्योंकि ये कार्बन और ये जो वाई है दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट एटम्स है। और जब भी कभी डिफरेंट एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो वो कैसे होता है? हाइड्रोलिसिस। उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो ये होगा हमारा हाइड्रोलिसिस। आया समझ में? यहां तक हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, प्लस वाई के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन्स, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ गए और माइनस चार्ज क्या यहाँ बता रहा है कि इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब अब पहले के कंपेयर में जितना इलेक्ट्रॉन्स था अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? कम हो गया। अब इसके ऊपर पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इस वजह से ये जो माइनस शो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, ये बता रहा है कि अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। तो हम नेगेटिव चार्ज जिस पे आ जाता है कार्बन के ऊपर, जब भी कभी नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बन आयंस। कार्बन आयंस, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन आयंस। जब भी कभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? कार्बन आयंस। तो ऐसे ही हमारा कार्बन आयंस फॉर्म होता है। आया यहां तक समझ में? तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो कार्बन आयंस बन जाता है। जैसे यहां पे देखो CH अब क्या हो रहा है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है? मिथाइल है, मिथाइल कार्बन आयंस, मिथाइल कार्बन आयंस। तो इसे हम मिथाइल कार्बन आयंस बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। आया यहां तक समझ में? और आगे अगर हम बात करें CH3 होल ट्वाइस CH और इस पे नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? आइसो, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो आइसो प्रोपाइल कार्बन आयंस, आइसो प्रोपाइल कार्बन आयंस। आइसो क्यों? क्योंकि इस कार्बन से देखो 2 CH3 जुड़ा होगा। जब कभी किसी कार्बन से 2 CH3 इससे जुड़ा हुआ है ऐसे, तो वो क्या होता है? आइसो होता है। अगर 3 जोड़ दें तो हो जाता है नियो। जैसे बात करें तो CH3 होल थ्राइस C नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल। क्यों? इसमें 4 कार्बन है तो टर्ट 3 डिग्री का है। ठीक, कितना डिग्री है? 3। टर्ट ब्यूटाइल कार्बन आयंस, कार्बन आयंस। यहां तक आया समझ में? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो कार्बन आयंस बताएगा। ठीक, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो
कार्बन आनायंस बताएगा। आए यहां तक समझ में कैसे कार्बन आनायंस फॉर्म हुआ? ठीक, अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कार्बन आनायंस का। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन आनायंस। पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, इससे क्या क्या हमें मिल रहा है। ठीक, चल समझते हैं। पहले ये कार्बन है, इससे 3 बॉन्ड है जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और इसके ऊपर क्या हो गए? लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर। ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज क्या बताएगा? नेगेटिव चार्ज बताएगा कि अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में है। ठीक, अब देखिए इसके वैलेंस सेल में पहले हम इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 तो यहां से आ गए, 3 सिग्मा, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, टोटल आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या बता रहा है? यहाँ पे एफिशिएंसी में है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में है, एक्सेस में है इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये जो लोन पेयर है ये बॉन्डिंग वाले हैं। ठीक, यहाँ पे ये बॉन्डिंग बना रहे हैं, और ये है नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ये नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये फ्री है, ये फ्री है, तो समझ में आता है। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इसका शेप आ रहा है, क्यों इससे आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, पिरामिडल टाइप का कुछ बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको पहले समझते हैं। पहले हमें पता है, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़े थे कि रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें होता है? लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, तो ये क्या होंगे? रिपल्सन होने के वजह से ये बॉन्ड कभी सीधा नहीं बन पाएगा, रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड क्या होंगे? थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकेंगे, तो यहाँ रिपल्सन होने के वजह से ये बॉन्ड कभी सीधा नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये क्या करते हैं? कुछ पिरामिडल टाइप के शेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पिरामिडल टाइप के कुछ शेप बनाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, पिरामिडल बनाएंगे शेप, ज्योमेट्री इसका पिरामिडल होगा। ठीक है, अब दूसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना है? एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? 4 के लिए क्या होता है? sp3, 4 के लिए हो जाएगा sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहां तक आया समझ में? ठीक, अब ये जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है? जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो कभी क्या करते हैं? वो पैरामैग्नेटिक नहीं बनाते, हमेशा क्या बनाते हैं? डायामैग्नेटिक। तो चौथा पॉइंट ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। आया समझ में? हम पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं बना रहे हैं? पैरामैग्नेटिक इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक यहाँ पे शो करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे चेक करते हैं, ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या कर सकते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह इजिली डोनेट कर सकते हैं, दूसरे जगह, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर कहीं होता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल को ये अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अगर डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल शो करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, जो न्यूक्लियस से इसका
हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा, न्यूक्लियस को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो ये न्यूक्लियस लविंग हो जाएगा। यहां तक आया समझ में। शेप देखिए पिरामिडल होगा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, जब डोनेट करेगा तो ये क्या बताएगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्यों, क्योंकि पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन चेक किए तो sp3 यहाँ पे आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये पिरामिडल क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन प्रेजेंट हो रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के वजह से, रिपल्सन होने के वजह से ये पिरामिडल शो कर गया। यहां तक आया समझ में, ठीक है। अब आगे देखें कि ये क्या होते हैं, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव। ऐसा क्यों, ये इतना रिएक्टिव क्यों हो सकते हैं भाई, रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो लोन पेयर है यहाँ पे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पे टिक नहीं सकता, जहां पे इसको इलेक्ट्रोफाइल दिखा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट तुरंत करने वाला है, क्योंकि इसको हमें स्टेबल करना है, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करना चाहेगा, डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, बहुत रिएक्टिव होगा, मतलब आते ही कहीं एक इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ प्रेजेंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन से तुरंत क्या करेगा, तुरंत ये डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, काफी तेजी से अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। आया कैरेक्टरिस्टिक यहां तक समझ में। चलो अब देखो यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व कहां कहां होता है ये, ठीक, इन्वॉल्विंग कार्बन आयंस, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन आयंस, मतलब जो ये कार्बन आयंस है कहां कहां ये पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन से रिएक्शन में इसका पार्टिसिपेशन होता है, तो वो देखो। पहली बात तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में इसका इन्वॉल्वेशन होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे या आपको पढ़े होंगे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में इसका इन्वॉल्वेशन होता है, ठीक है। दूसरा ये इन्वॉल्व कहां होता है, काइनेजारो रिएक्शन में, काइनेजारो रिएक्शन जो होता है हमारा, काइनेजारो रिएक्शन जो होता है उसमें इसका इन्वॉल्वेशन होता है। थर्ड जो होता है हम पर्किन रिएक्शन जो होता है, पर्किन, तो पर्किन में इसका इन्वॉल्वेशन होता है, पर्किन रिएक्शन। आया समझ में यहां तक। तो ये सब इन्वॉल्वेशन होगा, मतलब कार्बन आयंस यहाँ यूज होते हैं, तो आगे भी कार्बन आयंस को हम डील करने वाले हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है, इस वजह से हम इसको अच्छे से समझ रहे हैं और इसका यूज काफी होने वाला है, तो हम इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक, इतना है समझ में। चलो अब स्टेबिलिटी की बात करें, जो हमारा स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी हमेशा प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा स्टेबल होने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो माइनस आई इफेक्ट होगा वहां पे, ठीक, माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा ग्रुप चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा ग्रुप चाहिए, इस वजह से हम माइनस आई इफेक्ट का यूज करने वाले हैं, ठीक, और अपॉन में प्लस आई इफेक्ट, ठीक, मतलब ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब ऐसा ग्रुप आए जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके स्टेबल होना चाहेगा, ठीक, तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा कि माइनस आई इफेक्ट जहां ज्यादा होगा वहां कार्बन आयंस उतना ज्यादा स्टेबल होने वाला है, और प्लस आई इफेक्ट जहां होगा वो कार्बन आयंस उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है। तो यहां तक आ गया होगा समझ में, तो इसको हम करते हैं रफ, आगे चलते हैं, फिर हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स। चलो एग्जांपल्स देखेंगे। मान लो हमारे पास सी एच 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 है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, नेक्स्ट सी एच एच सी एस थ्री है, इसके बाद माइनस चार्ज है, फिर सी सी एस थ्री, सी एस थ्री एच माइनस चार्ज है, नेक्स्ट सी सी एस थ्री,
CH3 और इस पे माइनस चार्ज। ठीक, ये मिथाइल है, यहां से देखो ये 1 डिग्री है, ये मिथाइल है हमारा, ये 1 डिग्री हो गया, और ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हुआ, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है। अब हमें स्टेबिलिटी चेक करना है कार्बन आयंस का, और हमें कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पता है कि जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं, पीछे से चेक करते हैं, यहाँ से डी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो CH3 कितने CH3 है, 3 CH3 लगे हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहां पे चेक करें तो ये प्लस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ठीक, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, स्टेबिलिटी हम चेक किए थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था माइनस आई इफेक्ट के अपॉन में प्लस आई इफेक्ट के, ये होता था। ठीक, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी कम होने वाला है। यहाँ देखो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, 3 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम। मोर प्लस आई इफेक्ट लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी कम होने वाला है कार्बन आयंस का। तो इसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है तो इसका कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी कम होने वाला है। वैसे भी चेक करें तो ये CH3 डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, यहां से भी डोनेट करेगा, यहां से भी, यहां से। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक, पहले से ये भरा है, संपूर्ण है, और इसको और संपूर्ण करने की कोशिश करोगे और इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो ये कहाँ रखेगा, पहले से ही पेट भरा हुआ है इसका, और तुम ठूसे जा रहा है तो उसको अनस्टेबल ही तो बनाओगे, स्टेबल कैसे होगा। तो इस वजह से इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस में है, ठीक, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करोगे तो इसको क्या करोगे, अनस्टेबल ही बनाओगे। इसमें देखो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसको भी डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेंगे, इसका अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है, ये हाईली अनस्टेबल होने वाला है, ठीक। इसके बाद ये, फिर ये, तो हमारा जो ऑर्डर होने वाला है ABCD, ये हमारा ऑर्डर होने वाला है। और कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी में मिथाइल सबसे पहले होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, ठीक। यहां से अपन चेक कर लिए, यहां से अपन चेक कर लिए, ठीक। मिथाइल सबसे आगे निकल गया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होने वाला था, ठीक, कार्बन आयंस का। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में इसके जस्ट अपोजिट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था तो डोनेट करने वाला स्पीसी चाहिए था, यहाँ एक्सेप्ट करने वाला स्पीसी चाहिए, तब जाके कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और आगे अगर बात करें हम एग्जांपल, मान लो हमारे पास यहाँ पे CH3 माइनस है, ठीक। इसके बाद CH2 माइनस, एक Cl, फिर CH माइनस, Cl एंड Cl, फिर नेक्स्ट Cl और इस पे माइनस, ठीक। ABCD में हमें स्टेबिलिटी बताना है कार्बन आयंस का, कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हेलोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ एक माइनस आई। अब देखो जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतने ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस होने वाले हैं। माइनस आई इफेक्ट का जितना ही
ज्यादा होगा उतने ज्यादा हमारा स्टेबिलिटी होगा कार्बन आनायंस का। यहाँ देखो 3 माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे है, मोर माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, तो इसका स्टेबिलिटी ही उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो हमारा जो ऑर्डर होगा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ये हमारा होने वाला है ऑर्डर, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कार्बन आनायंस का। यहाँ 3 माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। आए समझ में यहां तक? ऑर्डर समझ में आ गया? तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। तो आगे चलते हैं, हम इसको करते हैं रफ। तो हमें पता है एलाइल और बेंजाइल, दोनों पहले हम डिस्कस करते हैं एलाइल और बेंजाइल। पहले देखते हैं एलाइल। एलाइल में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, यह तो एलाइल। ठीक, डबल बॉन्ड के एडसेंट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना, ये डबल बॉन्ड है, इसके ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना, इसे हम बोलते हैं एलाइल। ठीक, ये होगा हमारा एलाइल। कार्बन आयंस, कार्बन आयंस आए ठीक समझ में? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड इस पे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2। इससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है। क्यों? इसके नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट करोगे, फिर पाई यहां आ जाएगा, तो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। सेम आ जाएगा तो नेक्स्ट वाला बन नहीं पाएगा। तो इसके सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, अब हम बेंजाइल की बात कर ले रहे हैं। बेंजाइल में क्या होता है? CH2 माइनस, और इसमें हम देखे थे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 4। कहां देखे थे? फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन में। ठीक, कैसे? ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो टोटल यहां पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक, अपन 2 बार बना चुके हैं, फिर से बनाने की इसका नीड नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर ये पाई यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉसिबल है इसमें। अब देखो, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होने वाला है। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो ये हमारा पहले से चला रहा है कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कौन होगा? ए बी में से, मान लो ये ए है और ये बी है, ए बी में से वही ज्यादा होगा जिसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। बी के पास ज्यादा है तो बी ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। और ऑर्डर की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा? सब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर तो सबसे ज्यादा होने वाला, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद हम देखें बेंजाइल, फिर बेंजाइल, बेंजाइल, फिर इसके बाद अलाइल, फिर इसके बाद हमारा, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। क्यों? क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ये कार्बन, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, इस वजह से फिर इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड, इसको अभी अपन देखते हैं, CH नेगेटिव, इसके बाद हमारा 1 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके बाद? डबल बॉन्ड के बाद CH3 माइनस, सिंगल बॉन्ड वाले हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाले हो जाएंगे। ठीक है, आया यहां तक समझ में? या हम अल्काइल बोलते हैं, ये तो अल्काइल है ही। ठीक, इसको हम अल्काइल भी बोल सकते हैं। फिर 1 डिग्री जो अपन देखे थे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। देखो, ये पहले डिस्कस कर चुके थे अपन। ठीक, इसके बाद ये दोनों बच रहा है, एलाइल बेंजाइल वाला यहां देख लिए हैं। ठीक, अब देखो ये बच रहा है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक, हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो यहाँ एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा है,
ठीक, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा है H, तो 2 सिग्मा यहाँ पे पॉसिबल है, 2 सिग्मा है तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतने ही ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, न्यूक्लियस वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक, तो ये sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक। तो sp हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा तो इसको क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा, इसको क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मोर द s कैरेक्टर, मोर द s कैरेक्टर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायंस, कार्बन अनायंस, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा उस कार्बन अनायंस का स्टेबिलिटी होगा। देखो अगर हम sp की बात करें तो यहाँ s कैरेक्टर कितना आ रहा है, s1 अपॉन में टोटल 2 हो जाएगा, एक x का एक s का एक p का टोटल 2, तो यहाँ 50% s कैरेक्टर आएगा। और sp2 का बात करें तो 1 अपॉन 3 हो गए टोटल, तो 33.33% होगा, 33 मान लो, ठीक। अगर हम और बात करें sp3 का तो यहाँ s कैरेक्टर कितना है, s अपॉन 4, दैट मींस 25% आने वाला है s कैरेक्टर। जितना ज्यादा s कैरेक्टर है, इसमें 50% s कैरेक्टर आ रहा है, तो ये ज्यादा कार्बन अनायंस को स्टेबल करने वाला है। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक। जिसमें जितना, इसमें देखो इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है, ठीक, sp2 इसमें 33% s कैरेक्टर आएगा, तो ये क्या होगा, इसके कंपेयर में थोड़ा सा लेस, इसके कंपेयर में थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा, ठीक। यहां तक आया समझ में। और ऑर्डर की बात करें अगर हम, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब देखो ऑर्डर की बात कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं रफ, ठीक, इसको पहले नोट कर लो यहां तक, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अब देखो, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा उतने ज्यादा वो कंपाउंड क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है, ठीक। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, ठीक। चल तो यहां पे हम चेक करते हैं C6H5 होल थ्राइस C-, यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे तब अपन पिछले लेक्चर में कितने बार रहे थे, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल हो रहे थे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ट्राइफिनाइल है, 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके बाद 2 डिग्री वाले होंगे, ट्राइफिनाइल के बाद बाइफिनाइल हो जाएगा CH-, फिर बाइफिनाइल वाला स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल होगा। आया समझ में, यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होने वाले हैं। फिर 1 डिग्री वाले जो होंगे C6H5 मोनोफिनाइल की बात करें, CS2-, यह है मोनोफिनाइल, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। मोनोफिनाइल या बेंजाइल बोल दो, कितने हो रहे थे यहाँ पे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे थे, टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बेंजाइल के बाद एलाइल हो रहा था CS2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड CS2-, ये एलाइल हो रहा था स्टेबल। फिर sp हाइब्रिडाइज्ड वाले जो कार्बन थे CS डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C- वाले, फिर डबल बॉन्ड वाले CS2 डबल बॉन्ड CH-, देन फर्दर हमारा 1 डिग्री वाले मिथाइल या इसको अल्काइल बोल दो, फिर 1 डिग्री वाले, 1 डिग्री वाले मतलब CS3CH-, CS3CH-, CS2-, ये 1 डिग्री वाले हो गए, ठीक। फिर इसके बाद 2 डिग्री वाले CS3CH- होल थ्राइस, होल ट्वाइस, CS3 होल थ्राइस C-। ये हमारा टोटल देख लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा जहां देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पॉसिबल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। इसके बाद हम देखे थे बेंजाइल, बेंजाइल में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे,
बेंजाइल के बाद फिर एलाइल देखा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर एलाइल के बाद हम फिर क्या चेक किए थे, एलाइल के बाद वो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज थे, वो s करेक्टर इसमें ज्यादा है, s करेक्टर ज्यादा होगा तो ये कार्बन एनायंस के स्टेबिलिटी को ज्यादा बूस्ट अप करने वाले हैं। ठीक, फिर ये हो गया 2 डिग्री वाले, मतलब ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड वाले, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो हम सारे यहाँ पे देख लिए 1 बाई 1 सबका चेक कर लिए स्टेबिलिटी, ये तो हमारा होने वाला है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये होने वाला है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, चलो एग्जांपल नंबर 1, CH2 माइनस OCH3। फिर हम क्या लेते हैं, CH2 माइनस CH3, CH2 माइनस, और यहां पे क्या ले लें, कोई ग्रुप नहीं, और यहां पे ले लेना CH2 माइनस, और यहाँ पे एक NO2 लगा देना। ठीक, ये हो गया, ये हमारा A B C D। अब हमें स्टेबिलिटी देखना है, कार्बन एनायंस का स्टेबिलिटी, कौन सा कंपाउंड इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, कौन सा लीस्ट स्टेबल होने वाला है, तो वो देखने वाले हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाला स्पीसी है वो कार्बन एनायंस की स्टेबिलिटी को घटाने वाले हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो ये हमें क्लियर करना है। ठीक, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, डोनेट करना है स्टेबल होने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है स्टेबल होने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट करेगा तो ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए, ऐसा कोई स्पीसी प्रेजेंट होना चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, तब जाके तो ये स्टेबल होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को इसको एक्सेप्ट करेगा। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचेगा, और किससे, देखो यहाँ पे बेंजीन से जुड़े है, यहाँ पे बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या शो करेगा, -m इफेक्ट शो करेगा, -m इफेक्ट शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई ग्रुप नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, यहाँ पे CH3 है, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज करेगा, वो किससे करेगा, +I इफेक्ट से, +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और ये देखो ये भी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो भी +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब देखो सबसे लीस्ट कौन सा स्टेबल होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, इन दोनों में से अगर चेक करें, ये मेसोमेरिक इफेक्ट से डोनेट कर रहा है, ये +I इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेट कर रहा है। और मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डोनेट करेगा, तो ज्यादा डोनेट करेगा तो ये CH2 माइनस के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है, एक्सेस में है, और इलेक्ट्रॉन्स इसको दोगे तो ये होने वाला अनस्टेबल, ये होने वाला अनस्टेबल। आया यहां तक समझ में। ये अगर अनस्टेबल होगा तो ये कौन सा होने वाला है, ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होने वाला है, लीस्ट स्टेबल होने वाला है, आया समझ में। और मोर स्टेबल कौन सा होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे ये -M से एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये मोर स्टेबल होने वाला है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो D सबसे आगे निकलने वाला है। ठीक, D के बाद C, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, यहाँ पे तो डोनेट कर रहा है इसको और अनस्टेबल बना रहा है दोनों कंपाउंड, ये भी, बट ये C जैसा है वैसे ही रहेगा, तो C इसके बाद, और B और A में ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, तो B फिर इसके बाद A, तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा, हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा। और आगे बात करें एग्जाम्पल का, आगे यहां तक समझ में, आगे तक चलते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास CH2 माइनस है
और यहाँ पे हम एक NO2 ग्रुप लगा दिए। फर्दर हम क्या कर रहे हैं, CH2 माइनस और एक साइनाइड लगा दिए, CH2 माइनस, ठीक, एज इट इज रखने ये इसको, और CH2 माइनस और यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दिए। कौन सा? OH ग्रुप, ठीक। अब देखो ABCD में हमें कंपेयर करना है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, किससे? -m से। ये भी -m से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला है, ठीक। बट ऑर्डर की बात करें, मेसोमेरिक ऑर्डर में अपन देखे थे -m इफेक्ट में जो ऑर्डर था NO2 CN से आगे आ रहा था, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है और ये डोनेट कर रहा है +m से। आया समझ में? तो NO2 ज्यादा मेसोमेरिक शो करेगा -m इफेक्ट साइनाइड के कंपेयर में। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अपन जब चेक किए थे -m का, तो A जो होगा सबसे आगे निकलने वाला है, A सबसे ज्यादा है होगा। इसके बाद फिर B होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक। ये पहले से ही क्या है? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करोगे तो ये क्या होगा? अनस्टेबल। ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है, तो ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो हमारा C आगे निकल जाएगा D से। तो ये हमारा ऑर्डर होने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस का। तो इसका अगर हम समरी की बात करें कार्बन आयंस का, तो हमें ऐसा ग्रुप, ऐसा स्पीशीज इसके ऊपर लगाने हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सके। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स स्पीशीज लगाने हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सके, इलेक्ट्रॉन को खींच सके अपने तरफ, ठीक। तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला है। तो ऐसे कौन से स्पीशीज होंगे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे? NO2 सबसे आगे आता है, ठीक, जिसमें -m इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, जिसमें -m इफेक्ट और -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, वो कंपाउंड सबसे ज्यादा क्या होने वाला है? स्टेबल। वो कंपाउंड सबसे ज्यादा क्या होने वाला है? स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर हमारे पास ऐसा कौन से ग्रुप आ जाए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसको बूस्ट अप कर सके कार्बन आयंस का? NO2 आ जाए, साइनाइड आ जाए, ठीक, NO2 साइनाइड, इसके बाद COO CH3 आ जाए, ठीक, फिर हमारा कीटोन आ जाए। तो ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी ये क्या करेंगे? स्टेबिलिटी बूस्ट करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि कार्बन आयंस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, तो वो डोनेट करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहेगा तो डोनेट किसको करेगा? जब उसके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो उसका कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था और हम इसका समरी भी डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ पे कोई NO2 CN और ये ग्रुप लगे हैं तो उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक। तो हम कार्बन आयंस डिस्कस कर लिए। अब अगला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? कार्बिन्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट में अगला टॉपिक हमारा कार्बिन्स होगा। तो चलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।